अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए घोटकी के कच्चे से मैं हूं यासिर फारूकी। पाकिस्तान के 3 सूबों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर दरियाए सिंध के अंदरूनी हिस्से में कई किलोमीटर तक फैले जंगलात और अराजी का कच्चा गुज़िश्ता 4 दहाइयों से डाकुओं के लिए महफूज पनाहगाह, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नो गो एरिया बना हुआ है, जहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वक्फे वक्फे से ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें अब तक मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद तो कई खतरनाक डाकू हलाक हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद रहीम यार खान, राजनपुर, सादकाबाद, घोटकी, कशमोर, शिकारपुर और सक्खर के कच्चे से डाकू बआसानी अगवा बराए तवान की अरबों रुपए की इंडस्ट्री चला रहे हैं। इस वक्त भी घोटकी में डीआईजी सक्खर डिवीजन फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की सरबराही में खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिंध पुलिस के इन अफसरान डीआईजी सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ और एसएसपी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो से जानते हैं कि ये कच्चा है क्या, डाकू अगवा बराए तवान की वारदातें किस तरह करते हैं और डाकुओं के खात्मे के लिए सिंध पुलिस क्या इकदामात कर रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त भी घोटकी के कच्चे में पुलिस की जानिब से खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी सरबराही डीआईजी सक्खर डिवीजन फैसल अब्दुल्ला चाचड़ कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कच्चे का इलाका है क्या, कितने एकड़ यहाँ पे जमीन है, जंगलात हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रसाई यहाँ तक मुमकिन क्यों नहीं हो पाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कच्चे का इलाका जो भी बचाव बंद है उसके दरमियान जो भी इलाका आता है उसको कच्चे का इलाका कहते हैं, क्योंकि जब भी दरिया में तूफ़ानी आती है या पानी आता है गर्मी के मौसम में तो ये बंद होता है, इसके दरमियान ये दरिया बहता है और इसमें जो भी इलाका आ जाता है वो ज़ेरे आब आ जाता है। इस वक्त तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया होगा पूरा जहाँ पर ये बंद है, बचाव बंद है दोनों साइड पे। दरिया के इस तरफ जिस तरफ हम खड़े हुए हैं ये सक्खर रेंज का इसमें इलाका आता है, जिसमें पहले घोटकी, उसके बाद सक्खर और कुछ हिस्सा खैरपुर को भी लगता है। जो परली साइड है उसमें आपका कशमोर है और शिकारपुर है, जो लाड़काना रेंज के हैं वो इसमें आते हैं। कच्चे का इलाका इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पे ऑपरेट करना, जैसा मैंने आपको बताया, जब पानी आ जाता है तो वहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आपका महदूद हो जाता है सिर्फ कश्तियों के ऊपर उनकी आमदोरफ्त करना। तो हमारा जो भी यहाँ पर रसाई होती है सबसे ज़्यादा वो हमारी इसी मौसम में होती है, जो सर्दियों का मौसम होता है जब पानी कम होता है। अच्छा, डाकू आमदोरफ्त किस तरह करते हैं? खास तौर पे वो मोटरवे तक, जीटी रोड तक पहुंच जाते हैं, वहां से अगवा बराए तवान के लिए वारदातें करते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं? देखिए जी, डाकू उसी रास्ते से पहुंचते हैं जहां से आम लोग भी आते हैं, क्योंकि देखें कच्चे में सिर्फ डाकू नहीं है, यहाँ पे लाखों की आबादी आबाद है और सब डाकू नहीं है। इसमें डाकू सिर्फ वो हैं जो क्राइम करते हैं, लेकिन उनकी वजह से आम शहरी जो यहाँ पर रहते हैं वो भी परेशान होते हैं। अच्छा, दीगर जो यहाँ पे माजी में हमने अफसरान बताते थे, उन्होंने सिफारिश की है जो कच्चे को 10 टावर जहाँ से उनके मोबाइल चल रहे हैं उन्हें बंद कराने के लिए सिफारिश की थी पीटीए को। इस हवाले से कोई इकदामात किए गए हैं? क्योंकि ज़्यादातर आप बता रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, वहाँ से वो फुटेजेस भी तशद्दुद की वायरल करते हैं मुग़वियों के वसा को प्रेशर देने के लिए। तो उन टावर्स पे बंद करने के हवाले से कोई बातचीत मजीद आगे बढ़ी है? देखिए, टावर से ये तो फ़ायदा होगा कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन देखिए साथ में हमें भी इश्यूज़ होंगे कि हम किस तरह से मॉनिटर करेंगे। और आम लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना कारोबार करते हैं। अब आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अपने काम शुरू किए हुए हैं, तो वो ऑनलाइन उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। कुछ क्रिमिनल की वजह से अगर सारे लोग डिस्टर्ब होंगे तो ज़ाहिर है ये ऊपर लेवल पर भी इस बात को इतना नहीं वो तक़वियत मिल रही है कि ये टावर बंद कर दिए जाएं। अच्छा, मजमूई आबादी पूरे कच्चे की, सिंध के कच्चे की बात करें तो कितनी आप बता सकते हैं, और कितने डाकुओं के गैंग काम कर रहे हैं, कितने खतरनाक डाकू हैं जो इनाम याफ्ता रुपोश हैं कच्चे में? देखिए, मैं सिर्फ सक्खर रेंज की बात कर सकता हूँ, 4 से 5 लाख की आबादी होगी, लेकिन उसमें जो डाकू हैं वो हार्डली कोई 100-150 से ज़्यादा नहीं होंगे जो हार्डन क्रिमिनल है। और अगर आप हेड मनी वालों की बात करें तो हमारे पास 35 से 40 हेड मनी के हैं जो दोनों साइडों पे काम करते हैं, कशमोर, कंदकोट और शिकारपुर में भी, और इस साइड पर भी काम करते हैं वो।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों आईजी सिंध ने बताया कि अब तक 11 मुलवी ऐसे हैं जो कच्चे में डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो से जानते हैं कि घोटकी में कितने ऐसे मुलवी हैं जो डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं और उनकी बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, घोटकी डिस्ट्रिक्ट का अभी एक ही आउटस्टैंडिंग किडनैप है। वो कोई 7 माह पहले हनी ट्रैप पे था। हमारी कोई फोर्स किडनैप कोई भी नहीं है। सारे पुलिस की और रेंजर्स की कोशिशों से और जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो सारे रिकवर हुए। एक हमारा मगवी है जो हनी ट्रैप पे खातून की आवाज़ पे गया है, उसकी लास्ट लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और शिकारपुर में। वो हम तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के इन पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 11 हमारे मगवी हैं कच्चे में, उनको भी हम रिकवर करवाएं। डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ से जानते हैं कि सखर डिवीजन में ये कितनी चौकियां कायम की गई हैं और कौन कौन से जदीद असला जो है यहाँ पे फराम किया गया है पुलिस एहलकारों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप सिर्फ घोटकी ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा चौकियाँ हैं जो पूरे बंद पे यहाँ पर हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं होती है कि तमाम की तमाम चौकियाँ हम हर वक्त उनको रखें। हमारे मैन पावर के लिहाज से हम इनको शिफ्ट भी करते हैं ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सरप्राइज मिले। अगर उनको पता होता है कि पक्के यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, ज़ाहिर है वो वहाँ से नहीं गुजरेंगे, उसके साथ कोई और जगह ढूंढ लेंगे। इसलिए हम अपनी मैन पावर को मूव करते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, चौकों पर हैं, ज़रा उन पे तो हम पक्की रखते हैं डिप्लॉयमेंट। उसके अलावा जो पूरे बंद पे हैं हम उनकी फिर मैन पावर शिफ्ट करते रहते हैं ताकि क्रिमिनल्स को एक सरप्राइज मिले और वो अगर कहीं से भी प्लान कर रहे हो उधर मुकाबला हो जाए और वो कैफर करदा तक पहुंचे। बिल्कुल, इस तरह की चौकियां पूरा जो तकरीबन अगर हम बात करें कश्मोर से सखर बैराज तक तो ये 160 किलो मीटर का बंद बनता है और यहाँ पे मुतद्दिद चौकियां कायम की गई हैं। मैं एक चौकी का अंदर से विजिट आपको कराना चाहूंगा कि यह आप अंदर आके देखें कि यहाँ पे जवान चौकस जदीद हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। दोनों अतराफ उनकी नजर है क्योंकि डाकू इसी बंद से उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। दिन हो रात हो तो यहाँ से सर्विलेंस जारी रहती है। इसके साथ साथ जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल होता है सर्विलेंस के लिए, जबकि जब पुलिस के जवान कच्चे में उनकी कमीन गाहों तक पहुंचते हैं डाकुओं की तो उन्हें भी नजरे आतिश कर दिया जाता है। कच्चे में जारी पुलिस ऑपरेशन के लिए आरआरएफ के पुलिस जवान भी हिस्सा ले रहे हैं मुकामी पुलिस के साथ। डीआईजी सखर से जानते हैं कि आरआरएफ के कितने जवान यहाँ पे ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या पुलिस एहलकारों को जो कच्चे में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जा रहा है? हमारे पास टोटल 4 प्लटूने हैं मुख्तलिफ जगहों पे और उन चारों में हर प्लटून की तादाद 20-20 है, यानी टोटल 80 जो है वो जवान हर वक्त हमारे पास आरआरएफ के मौजूद रहते हैं और ये फिर रोटेट भी होते हैं। उनकी प्रॉपर लीव पॉलिसी है, हर 48 दिन के बाद 12 दिन की वो छुट्टी जाते हैं। जहां तक बात रही अलाउंस की तो आरआरएफ को अपना एक बेसिक अलाउंस ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो उनका तो एक जो हमारे बाकी जवान हैं आईजी साहब की मेहरबानी से और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है कि जितना एक कच्चे में लोग डिप्लॉयड है उनको कच्चा एरिया अलाउंस स्टार्ट किया है, वो अभी उनको मिलना शुरू हो गया है, तो उससे भी उनके मोराल को बूस्ट करने में बहुत मदद मिल रही है। अच्छा, कच्चे में अंदर कोई सरहदें नहीं होती हैं। हमने ये जब देखा है कि सिंध पुलिस ऑपरेशन करती है तो ये डाकू पंजाब की तरफ चले जाते हैं, जब पंजाब पुलिस करती है तो ये सिंध मुंतकिल हो जाते हैं। तो कोई मुश्तरका ऑपरेशन के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है डाकुओं के खात्मे के लिए? देखिए, दरिया के दोनों साइडों में, इस साइड पे सखर है, परली साइड पे लाड़काना है, तो हमारी तो कोऑर्डिनेशन रहती है क्योंकि सिंध पुलिस से है। बाकी पंजाब पुलिस एक अलग प्रोविंस है, उससे भी हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। यानी जब भी हम ऐसे कोई मुल्हिका इलाके में ऑपरेशन करते हैं जिसमें हमें खदशा होता है कि जैसे ही हम ऑपरेशन करेंगे वो भाग के उस तरफ चले जाएंगे, वो हम, जिस तरह मैं डीआईजी सखर हूं तो मैं डीआईजी भावलपुर से रिक्वेस्ट करता हूं, वो एसएसपी रहीम खान और जैसे राजनपुर जो है वो फिर आ जाते हैं, अपनी नफरी आगे ले आते हैं ताकि वो भाग के उनकी तरफ ना जाए। घोटकी पुलिस की जानिब से कच्चे में जारी ऑपरेशन के दौरान कच्चे के डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद को मुफ्त कानूनी मामलत फराम करने के साथ सरेंडर करने की ऑफर की गई है, जिसके बाद गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 9 डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद ने खुद को घोटकी पुलिस के हवाले कर दिया है हथियार डाल के। 2 लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खुद को घोटकी पुलिस के हवाले किया है। आप अपना नाम बताइएगा। नाम अब्दुल रहीम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पे कौन से मुकदमात थे? साडा मेरा ना घर इंदी वजह कनू
साथ थोड़ा पार्टी ने चक्कर इन जी वजह को बुक चवंदे पे ना मेरे को पता कोनी तो केस थी इन गाल पंद एसपी साहब जो यो मुतालबो तो हाथ दीवाने ऐसा हाथ लेने पानी कुछ नहीं ऐसा हिलाल पकाना। आपका नाम बताइएगा। इरफान। अच्छा ये बताइएगा आप कौन से जुर्म में आप थे मुकदमे वो में? एक अगवा केस था। गिरफ्तारी क्यों पेश की है? गिरफ्तारी बस ऐसे पेश किए, शहर घूमते हिलाला यो हो जाएगा, हम शहर अब आएगा, कोई मसला नहीं है, पुलिस के साथ में पेश जाओ। आज से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं पेश की? इस तरह के ऐलानात तो पहले भी होते रहे। बस पहले पेश क्यों नहीं किया था? अभी SHO साहब आए थे, ये अच्छा आदमी है, इसी ने कोई बताया, कोई हाफ फेराई या फुल फेराई कोई नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा दीगर साथियों के लिए क्या पैगाम देंगे जो कच्चे में बैठे हुए हैं आपके उसको साथ? भी वही पैगाम देंगे, इधर आए पेश से, कोई भी कुछ भी नहीं है। देखिए माजी में पुलिस की जानिब से ऐसे ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान रहा है। जो अंदर कच्चे में जुराइम पेशा अफराद बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं, उनमें ये खौफ होता है कि अगर वो अज खुद गिरफ्तारी देते हैं हथियार डाल के तो उन्हें जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी ना कर दिया जाए या हलाक ना कर दिया जाए। लेकिन इस बार अफसरान जो डिवीजनल अफसरान हैं उन्होंने इस बात को यकीन दहानी कराई है कि जो भी जुराइम पेशा अफराद खुद को पुलिस के हवाले करेंगे उन्हें मुफ्त कानूनी मामलत दी जाएगी। और 7 पहले भी डाकुओं ने अपनी गिरफ्तारी पेश की है जिन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि आज भी 2 डाकुओं ने गिरफ्तारी पेश की है। जी 4 फरवरी को कराची के इलाके मोचको में घर के अंदर से एक खातून की लाश मिली जिसे उस वक्त कत्ल किया गया और उसके बाद फिर पुलिस ने जब तहक़ीक़ात का आगाज़ किया तो सिर्फ और सिर्फ महज 3 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया गया। इस केस के न सिर्फ मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए बल्कि मुल्ज़िमान ने अपना इकरार जुर्म भी कर लिया है। इस हवाले से हम जानेंगे SSP किमाड़ी मोहम्मद फैज़ान साहब से कि ये वाक़या क्या हुआ था और पुलिस ने इसको किस तरह से हल किया। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वाक़या एक्चुअल हुआ क्या था और किस तरह से आप लोगों ने मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट किया? बेसिकली ये 4 फरवरी को हमें इत्तला एक मिली थी। मुशर्रफ कॉलोनी में बेसिकली पुलिस स्टेशन मोचको का इलाका है कि जो है वो पड़ोसियों ने हमें इत्तला दी थी कि बच्चे बेसिकली इस औरत के पास जो आयशा है 22 साल, इसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं तो उन्होंने बताया कि हम गए हैं तो जो है वो टीचर जो है आयशा जो है वो कंबल लेके सोई हुई हैं और हमने हिलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम वापस आ गए। तो उसकी जो पड़ोसन थी उसने जाके चेक किया, जब उसको हिलाया तो वो मुर्दा हालत में थी, तो फ़ौरन उन्होंने 15 पे इतला दी तो पुलिस पहुंची। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले आप कह लें कि इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिली थी। SHO को हमने मौके पर रवाना किया। मौके पर रवाना करने के बाद बॉडी को हमने टेक ओवर किया तो प्रेमा फिशाई जब हमने थोड़ा सा बॉडी को इंस्पेक्ट किया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि गले में किसी चीज़ का निशान है और या गला घोट के या किसी और चीज़ से इसको मारा गया है। फ़ौरन इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हमने इसको बॉडी को जो है वो MLO के साथ भेजा हमने ट्रॉमा सेंटर, और इसका हमने जो है वो वहीं से हमने तफ्तीश की स्टार्ट की। तो जब पोस्टमार्टम के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इसको गला घोंट के मारा गया है। और इसमें एक चीज़ जो दूसरी पोस्टमार्टम निकली कि वो तकरीबन 6 महीने की हामला भी थी जो आयशा थी। तो इब्तदाई जो तफ्तीश हमने इनके घर से स्टार्ट की, जिसमें इसके शौहर को जिसका नाम आरिफ है उसको हमने तफ्तीश में पहले लिया, फिर उसकी जो सास थी इलाके से जो इनके पड़ोसी थे उनसे मालूमात ली तो पता चला कि घर में थोड़ी सी चपकलिश रहती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा और फिर जो आयशा की फैमिली थे उसके फादर थे, क्योंकि बॉडी भी हमने उनको हैंड ओवर की थी, जो फिर तदफीन करने के बाद आए और उन्होंने अपनी FIR करवाई, लेकिन वो FIR भी नामालूम थी, किसी पर उनको शक नहीं था। फिर हमने टेक्निकल बेसिस पे चीज़ों को जो है देखना शुरू किया। फिर हमें ये पता चला कि जो आयशा थी उसने जो है वो एक सोने की चैन भी पहनी हुई थी और सोने की बालियां भी उसने पहनी हुई थी, जो कि जब हमने लास्ट को हमने टेक ओवर किया तो उस वक्त ये चीज़ें उसने नहीं पहनी हुई थी। इसका मतलब था किसी ने जब उसको मारा है तो ये चीज़ें उसने उतारी हैं। तो एक थोड़ा सा शक का दायरा हमने थोड़ा इसको वसी किया और सिर्फ जो हम उसके हस्बैंड पे या उसकी सास पे काम कर रहे थे उससे हटके जब हमने काम किया तो हमें जो इनके किराएदार थे जो इसी घर के ऊपर रह रहे थे, जो पिछले 5-6 महीने से इनके किराएदार थे, बेसिकली उसमें एक नवाब खान था और उसकी बीवी रुखसाना थी। उनको जब हमने इसमें लिया और थोड़ा सा जब उसके सख्ती से थोड़ी हमने की तो हमें ये पता चला कि ये मर्डर जो है वो ये दोनों हैं। और बेसिकली ये इन्होंने इसको मर्डर करने की वजह भी यही थी कि घर में जब उसको अकेला पाया सुबह, जब इसका शौहर और सास नहीं थी, तो इन्होंने जो है उसके घर पे गए, उसके साथ ज़बरदस्ती की और चैन और जो है वो सोने की बालियाँ लेने की कोशिश की, क्योंकि वो थोड़े गरीब थे, उनके पास वो गुजारा
नहीं हो रहा था, तंग थे, तो उन्होंने इस अमल को जो दोहराया। जब उन्होंने इससे ये चीज़ें जो हैं वो अपना ज़बरदस्ती से ली हैं, तो आपस में स्कफल के बाद फिर जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने फिर इसको मारना ही गवारा समझा और ज़ारबंद से बेसिकली इसके गले को दबाया गया। फ़ौरन जो है दोनों को हमने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है हमने इनसे तफ्तीश का आगाज़ किया। जी, मोजको में कत्ल की गई आयशा के घर पे हम मौजूद हैं और इनके वालिदैन से हम बात करेंगे कि किस तरह से वाक़या पेश आया था और उनको क्या मालूमात हासिल हुई थी। पुलिस ने तो अपना काम किया, लेकिन हम इनसे भी जानेंगे कि वो पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा के वालिद खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि आपको वाक़ये की इत्तला कब मिली थी और एक्चुअल वाक़या हुआ क्या था? सर जी, मुझे तकरीबन मैं जॉब कर रहा था फैक्ट्री के अंदर मंगल वाले दिन। तो मंगल को तकरीबन 6 बजे मेरी छोटी बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि अब्बू आप घर आ जाएं फटाफट। बस घबराई हुई थी, रो रही थी। तो मैं फ़ौरन जो है ना घर आया अपने बड़े बेटे को लेके, वो भी मेरे साथ जॉब करता है। उसको लेके जैसे हम घर पहुंचे हैं, घर में जो है आते ही मेरी बेगम और बच्चे रोने लगे कि अब्बू हमारी आयशा मर गई, हमारी आयशा बाजी मर गई। तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, जिसकी वजह से फिर हमने उसी टाइम जो है ना कार बुक कराई। और कार पर जब हम पहुँचने लगे तो मारीपुर के अंदर इतनी शदीद ट्रैफिक जाम थी कि मैं तकरीबन पहुँचते पहुँचते मुझे 2 घंटे लग गए थे। और वहाँ जाने के बाद लाश हमने देखी नहीं, लेकिन इलाके मकीनों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जिसने मारा है हमें नहीं पता। खैर घर के अंदर लाश पाई गई है, इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई इनमें से एक बंदा मिसिंग है, जो ऊपर का किराएदार है वो मिसिंग है। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो वो बंदा उस टाइम हैदराबाद जा चुका था। अब वो किस टाइम गया है किस टाइम नहीं गया वो हमें नहीं पता, लेकिन जुमेरात वाले दिन जो है ना वो बंदा पाया गया कहाँ पे, हैदराबाद से। उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और उनसे जो है छानबीन की। तो जुम्मे वाले दिन जब हम अपने जो है ना बेटी के ससुराल गए स्वयं के लिए, तो तकरीबन 4 या 4:30 का दरमियान था कि उस टाइम पुलिस वाले खुद आए और उस लेडीज़ को जो है ना जो उनकी वाइफ थी उनको उठा के ले गए। उस टाइम तक हमारे इल्म में ये नहीं था कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। अच्छा, हम वहाँ बैठे हुए थे, आधे घंटे बाद ऐसे जो उसका आयु साहब का फ़ोन आया कि खुर्शीद साहब आप कहाँ हो, आप ज़रा थाने आए। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं बैठा हूँ अभी मारी इधर मुशर्रफ कॉलोनी। तो उन्होंने कहा अगर आप मुशर्रफ में हो तो वहीं मौजूद रहे, हम वहीं आ रहे हैं। उनके इंतज़ार करते 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 तकरीबन हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के अंदर वो पूरा जो है ना मोबाइल में वो लेडीज़ को भी लेकर आए और उनके हस्बैंड को भी लेकर आए, लेकिन हमने सिर्फ लेडीज़ को देखा, उसके हस्बैंड को नहीं देखा। उसके बाद वो मुझे कह रहे हैं कि आपका मुजरिम पकड़ा गया है और ये किराएदार आपके मुजरिम है। यार ये बताइएगा कि क्या कभी आपकी बेटी ने उन किराएदारों से मुतालिक कभी कोई शिकायत की या उनके साथ आयशा का रवैया कैसा था? हाँ, जब भी मेरी बेटी बिला नागा जो है ना रात को 8 साढ़े 8 बजे मुझे लाजमी कॉल करती थी, क्योंकि उनको पता था अब्बू का टाइम 8 साढ़े 8 का टाइम है, घर पहुंच जाते हैं। तो उनके हस्बैंड भी तकरीबन 8 बजे आ जाते थे। तो हस्बैंड के मोबाइल से मुझे फ़ोन करती थी और मेरे से बात करती थी, अपनी बहनों से, और सबसे ज़्यादा अपनी वालदा से बात करती थी। तो उसने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि जो है ना मेरे किराएदार ऐसे थे या मेरे किराएदार ऐसे थे। हालांकि उसका जब भी ये बात होती थी वो कहती थी कि जो मेरी ऊपर वाली किराएदार है जिसका नाम है रुखसाना, जो इस टाइम मुजरिम है, वो हमारे घर आ जाती थी। अमूमन वहाँ लाइट नहीं होती थी, तो जो मेरे जो बेटी के ससुराल हैं वहाँ पे सोलर के ऊपर उनकी जो है ना गैस की मशीन चलती थी। तो उस पर आके कभी कभार खाना बना लेती थी, कभी आके वहाँ बैठी रहती थी, मेरी बहन बेटी के साथ बहुत गप्पे लड़ाती थी। एक लिहाज से आप ये समझ लें कि मेरी बेटी का भरोसा जीत के उन्होंने ये काम किया। आयशा के चाचू जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब इनका नाम है। हम इनसे पूछते हैं कि पुलिस ने कातिल गिरफ्तार किए, आप क्या समझते हैं, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है नहीं है या अभी भी केस में कोई फ्लॉज है? नहीं, माशाल्लाह से पुलिस से इस वक्त बहुत मुतमईन है हम लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत जिद्दोजहद से, बहुत मेहनत से उन्होंने कातिलों को गिरफ़्तार किया। इस बात से हमें बहुत खुशी है, क्योंकि जब तक कि गिरफ़्तार नहीं किया तो हम लोग सारे घर वाले बहुत अपसेट थे, बहुत परेशान थे, पोस्टमार्टम से भी और हर चीज़ से, मतलब बहुत तकलीफ़ में थे हम लोग। हम क्योंकि नहीं चाहते थे कि हम पोस्टमार्टम वगैरह हो तकलीफ़ में हो, तो पहले ही तकलीफ़ में थे वो। तो ये है कि अभी उनके कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो बहुत खुशी है और बहुत सिंध गवर्नमेंट से भी और पुलिस से भी बहुत मुतमईन है हम इंशाल्लाह। अहले खाना ने जैसा कि बताया कि वो पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमईन है, और लेकिन ये बहरहाल मुआशरे में एक सवालिया निशान ये केस छोड़ के जा रहा है कि हम किराएदार जो भी रखें तो उसके बारे में पुलिस को उससे मुतालिक ज़रूर आगाह रखें। जैसा कि SSP किमाड़ी फैज़ान अहमद ने भी बताया था कि टेनेंट एक्ट के तहत उनके पास ये तमाम तर मालूमात थीं, और लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का सानिया पेश आ गया। तो गुजारिश यही है आवाम से भी कि अगर कोई किराएदार रखा जाए तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा ली जाए। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना सदर
के इलाका कोटली यार में, जहां पर चंद दिन कबल अवैस जो अपनी मोबाइल शॉप से घर पर आ रहा था और शाम तक अपने घर ना पहुंचा। जब वो शाम तक अपने घर ना पहुंचा तो घर वालों ने थाना सदर में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया और 2 दिन बाद थाना सदर को किसी ने इतला की दरिया किनारा एक लावारिस लाश पड़ी है। जब पुलिस ने वहां पर लाश को रिकवर किया तो पता चला ये अवैस की लाश है। तो उन्होंने उसके घर इतला की कि आपके बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। आए चलते हैं उन अवैस के घर और उसके लायकीन से जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त 20 साल अवैस जो कत्ल हुआ बड़ी बेदर्दी से, उसके नाना मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके नवासे के साथ क्या हुआ। जी, मेरे नवासे के साथ बहुत जुर्म हुआ जी। बेदर्दी से उन्होंने एक रात, एक दिन और दूसरी रात उसको फायर मार कर दरिया के नज़दीक उन्होंने जाकर फेंक दिया। आपके मुताबिक कि पहले आपके बच्चे को अगवा किया गया, उसके बाद उसको कत्ल किया? हाँ जी, पहले अगवा किया गया है, एक रात भी और दिन भी अगवा किया रखा है। फिर दूसरी रात को उसको 3 फायर लगाए मार कर उसको उधर कलाड़ा वाले परा बेले में, उधर ट्रैलियाँ का रास्ता जाता है, उधर उसकी लाश को उधर फेंक दिया है। क्या वजह थी बुज़ुर्गों के उस शख्स ने आपके नवासे को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल किया, कि इसकी क्या वजह थी? 3 फायर मारे हैं जी उसने, कोई वजह नहीं थी, कोई उसका किसी नाल कोई ऐसा वैसा लेन देन नहीं। ये मारने वाला ये उन बोलता है मैं 8 लाख रुपया उसका देना था, मैं उसको तो मार दिया। मारने वाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या इसकी वजह अनाद क्या थी, क्यों उसने मारा आपके बच्चे को, क्या वजह क्या थी इसके पीछे? बस वजह यही थी जी, भाई उसने कोई वजह नहीं थी, बेदर्द बस भला वजह उसने मार दी है। 3 फायर मारे हैं, एक 2 बक्कियों में, एक सामने छाती में फायर मारे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सदर में। ये अवैस जो बच्चा पहले अगवा का जिसका केस दर्ज हुआ, उसके बाद वो मर्डर हो गया, मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के आईओ अब्दुर्रहमान इंस्पेक्टर। उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला था, कैसे ये कत्ल की वारदात हुई और आपने कैसे इस कत्ल को ट्रेस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लड़का अवैस नामी जो है, इसको ये दोस्त हैं इनके, उन्होंने अगवा करके ले गए बेला में जाके उसको कत्ल कर दिया और दूसरे दिन 15 के ज़रिए नाश की इतला मिली, जो मैं मौके पर पहुंचा। मौके पे फिर मदई को बुलवाया, उन्होंने शनाख्त कर ली, डेड बॉडी जो है ये अवैस की है। ये मुझे बताएं कि ये आपको इतला किसने दी अब्दुर्रहमान साहब? ये बजरिया 15 इतला मौसूल हुई थी। अच्छा, तो इस बच्चे को पहले ये अगवा का केस मुकदमा दर्ज था इस बच्चे का? पहले मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो 365 अगवा का दर्ज है जी। तो जब इसकी कत्ल हुआ तो इसका फिर जुर्म जो 302 में आज़ाद कर दिया गया। कमालिया के इलाका ज़िशान कॉलोनी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुलज़म ने अपने चचाजाद भाई को पहले अगवा किया और फिर शक पड़ने पर रकम ना मिलने की वजह से कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। मुलज़म इस दौरान अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा मिलकर अगवा होने वाले मोहम्मद रफ़ीक को तलाश भी करता रहा और उसकी अहलिया के साथ बैठकर खाना भी खाता रहा। इन तमाम वाक़यात को जानने के लिए हम मकामी पुलिस का मौक़िफ़ जानेंगे और केस के मुद्दई से बात करेंगे और जो केस के तफ्तीशी हैं उनसे भी पूछेंगे कि ये मामला कैसे पेश आया और अब जो तफ्तीश है वो किन मराहल में चल रही है। अभी मैं इस केस के हवाला से इसके मुद्दई मोहम्मद हनीफ के साथ मौजूद हूँ।
आइए इनसे जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी मालूम करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इन्हें वाक़ये का कैसे इल्म हुआ। आइए इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से जानते हैं। जी हनीफ साहब, बताइएगा कि ये मामला कैसे पेश आया और वो जो मकतूल था वो आपके क्या लगता था और आपको किस तरह इस तमाम मामले का पता चला? ये मुझे तकरीबन 8 बजे रात को पता चला कि मेरी भांजी ने फ़ोन किया मुझे। मोहम्मद रफ़ीक मेरा भतीजा है, उसकी बेगम जो है वो भी मेरी भांजी, और मोहम्मद रफ़ीक की बेगम ने मुझे फ़ोन किया कि मामू ये आपके पास तो नहीं आए रफ़ीक साहब, तो काफ़ी देर से मतलब रब्ता उसका नंबर भी बांध है और रब्ता नहीं हो रहा। तो मैंने फिर ये किया कि मैं उनके पास ही चला गया उधर उनके घर में, क्योंकि मेरी रिहाइश इधर मल्ला वली शाह में और उनकी रिहाइश है मकबूल कॉलोनी में। तो मैं उनके पास ही उनके घर चला गया, तो उधर और भी रिश्तेदार सब इकट्ठे थे, तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया। तकरीबन हॉस्पिटल, थाना, सदर थाना, इधर उधर सब देखा कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो हमें उसका पता नहीं चला। तो तकरीबन रात को हमने एक दरख्वास्त अपने पास से लिख कर इधर दी थाने में कि ये हमारा बंदा जो है ये गुम हो गया है, वो मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रात को आप भी देखें और सुबह इसका, तो सुबह 10 बजे फिर हमें वो कॉल आ जाती है उसकी डिमांड की, तो नेबर की। वो कहता है कि 70 लाख रुपया हमें दे और बंदा आप लोगों का रफीक साहब जो हमारे को हमें अगवा कर। इस केस के हवाला से मैं तफ्तीशी जीवन साहब के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि मुल्ज़मान को इन्होंने कैसे ट्रेस किया और मुल्ज़मान तक इनकी रसाई कैसे हुई। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि रिश्तेदारों ने मतलब कि ये अगवा किया हुआ था। तो इसमें पहले तो वो इसमें शामिल रहे हैं कि मतलब हमारा बंदा ढूंढा जाए, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें सस्पेक्ट आई जो हमें रैंसम के लिए कॉल आई, और उसमें जो बंदा था वो उसका सराइकी एक्सेंट था, और फिर बाद में हमने उन लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई कि ये लोग आपके कोई जानने वाले या ऐसा कुछ। तो फिर बाद में पता चला कि ये वाकई इनके जो कज़न्स हैं मकतूल रफ़ीक के नासिर और दानिश, इनका एक दोस्त अजमल है, ये उसकी आवाज़ लगती है। फिर बाद में हम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन से ये सारी चीज़ें प्रूव की और फिर इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके बाकी जो इन्होंने सारी चीज़ें के इंकशाफ की, अपने पिस्टल बरामद करवाया, मकबूली का मोबाइल बरामद करवाया। इस केस के हवाला से इस वक्त मैं DPO टोबा टेक्सिंग इबादत नसार साहब के साथ मौजूद हूँ। जिस वक्त मोहम्मद रफ़ीक को अगवा किया गया तो उसके फौरी बाद DPO टोबा टेक्सिंग इबादत नसार की ज़ेरे निगरानी एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। आइए इनसे जानते हैं कि मुल्ज़मान को इन्होंने कहां से गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के दौरान इन्हें क्या मुश्किलात पेश आई। ये सर बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बताया कि जो मोहम्मद रफ़ीक है, इसके 2 चचाज़ाद भाई थे, जिन्हें जो बेसिकली रफ़ीक चूँकि बैरून मुल्क कुछ अच्छा काम करता रहा है, तो उसके माली हालात जो है वो कदरे बेहतर थे, जिन्होंने पैसों की लालच में आके जो है वो अपने तायाज़ाद भाई का मर्डर किया। जब ये अगवा हुआ, घर नहीं पहुंचा, तो इसकी इत्तला पुलिस को दी गई, जिसकी FIR के बाद उसकी तफ्तीश जब जारी थी तो उसी दौरान हमें एक इंफॉर्मेशन मिली और एक वॉइस नोट रिसीव हुआ, जिस पे किसी मुल्ज़म ने जो मुदई फरीक है उससे 70 लाख रुपया डिमांड किया था कि आप 70 लाख रुपया दें और इसके बदले में हम आपके जो मगवी है उसको रिहा कर दें। और दौरान तफ्तीश जब 2 चचाज़ाद भाई जिसमें दानिश और नासिर जो है उनको हिरासत में लिया गया, और चूँकि वो मशकूक थे तो मशकूक जानते हुए जब उनकी तफ्तीश की गई तो इसमें पता चला कि उन्होंने अपने तायाज़ाद भाई को, जिसका नाम रफ़ीक है, 45 साल की उम्र थी, उसको अगवा किया, और अगवा करने के बाद अपने घर ले गए, और अपने घर लेके जाने के बाद उन्होंने रैंसम की डिमांड की। और जब उन्हें पता चला कि मुदई फरीक ने ये इत्तला पुलिस स्टेशन कर दी है, तो उनके पास शायद इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो अपने जुर्म को कैसे छुपाते। उन्होंने
जो मगवी था रफ़ी, उसका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद लाश जो है वो कैनाल के अंदर। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल पेशावर में एक दिलखराश वाक़या रुनुमा हुआ था। एक खातून को जलाया गया था जिसकी रिपोर्ट बाकायदा हमारे पास मौजूद है। उस खातून को क्यों जलाया गया था और ये कहा जा रहा है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में चंद अफराद आए थे, इनको घर से घसीट कर बाहर निकाला था। इस हवाले से इनके भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। रियाज खान से जानते हैं आपकी बहन को क्यों जलाया, उसने कौन सा जुर्म किया था, घर से क्यों निकाला? सर बात इस तरह, मेरे बहन के घर पर इस वक़्वे से 3 दिन पहले 25-30 बंदे गाड़ी में आए थे सिविल कपड़ों में। ना पुलिस थी उसके साथ, ना लेडीज़ पुलिस थी। उसने दरवाज़ा खटखटा के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बंदे कह रहे थे कि हारून कब्ज़ा ग्रुप, इसने हमको भेजे है, ये घर हमारे हवाला किया है, उसने कब्ज़ा हमारे को हवाला कर दो। लेकिन उसने शोर मोर कर दिया, वो बंदे भाग गए। ठीक उसके 3 दिन बाद हारून आया गाड़ी में, 4 बंदे थे उसके साथ। ये हारून कौन है? हारून डबल AC टाउन हारून जी जी, लेकिन कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा ग्रुप है जी। तो क्यों आपको घर से निकाल रहे, आपकी बहन को क्यों निकाल रहे थे, और जब वो नहीं निकल रही थी तो कैसे आग लगाई? आग इस तरह लगाई, इस घर पर हमारा केस चल रहा है, हमारे पास स्टे है अदालत की। हमने उसको स्टे दिखा दिया, लेकिन वो ना स्टे मांगता है और ना अदालत मानता है। वो कहते हैं कि बस घर मुझे खाली कर दो। इसी तकरार दौरान में गाड़ी में इसके साथ 4 बंदे थे और उसके साथ बंदूकें थे। बंदूकें निकाल कर मेरे बहन को घर से निकाल कर बालों से घसीट कर गली में लेकर आए और उसके कपड़े पाड़ गए। पूरी गली के मोहल्ले लोग चीख और चुकार बाहर निकल आ गए। तो उसने बंदूकें उसके साइड पर कर दे, तो वो डर के घरों में अंदर चले गए। फिर एक बंदा चले गया गाड़ी पर, गाड़ी से पेट्रोल का बोतल उठाकर, एक हाथ में बंदूक था, एक हाथ में पेट्रोल का बोतल था, इस तरह उस पे पेट्रोल डाले, बाकी पेट्रोल ज़मीन पर डाले। उसने डराने धमकाने के लिए यहाँ आग लगाई, माचिस की तीली मारकर यहाँ आग लगाई। वो आग फ़ौरन उसको जिस्म तक चली गई। इस हवाले से यहाँ पे चूँकि ख़वातीन भी मौजूद है और ये उस जली हुई खातून की बहनें हैं, इनसे जानेंगे जब ये वाक़या हो रहा था तो वो क्या शोर और क्या इसके अलावा उस माहौल क्या था, उस बारे में दारा तो वही खुरक्याल तस चल शवे कसान राल देते भी कोर खाली का दे वर्तवे जखपल कोर न खाली कुम तासु ता हागई जोर ज़बरदस्ती शुरू कदा बिया नुवत में अगे भी नु जमा सर स्टे दा अगे बतवी तासु पहले स्टे ओ गोरे बिया बमा उकागे स्टे ता पास चिता सवाई जबागा हुकम अगे भी स्टे लरी का स्टे जन्न मनम ما تكور خالقا أغنو وتا أغيد بيختونوني ولا باري راخكا باري خوال। यकीनन इस खातून का ये कहना है कि जब डबल AC को यानी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को स्टे दिखाया गया तो वो कह रहे थे कि मैं स्टे को नहीं मानता। अब इस बारे में उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उस वाक़े के रोज़ भी हमने उनसे रब्ता किया था तो उसने हमें ये बताया था कि वो वक़्वे पे गए ही नहीं है। पेशावर टाउन के इलाके में पुलिस को एक रिपोर्ट आई, खातून की जानिब से उनके भाइयों ने रिपोर्ट की है कि उसके बहन को जला दिया गया है। उस हवाले से पुलिस से जानेंगे, यहाँ के जो टाउन थाने के SHO है उनसे जानेंगे कि आपको कैसे पता चला और उसके फ़ौरन बाद फिर आपने क्या किया। जी SHO साहब। बड़ी मेहरबानी रसूल दावड़ भाई कि आपने हमें टाइम दिया और हमारी पुलिस की जो एफ़र्ट्स और कोशिश है उसको उजागर करने की कोशिश की। एक्चुअली बात इस तरह है कि जब हमें इत्ला मिली कि यार इधर एक लेडीज़ है, उसने अपने आप को आग लगाई है, डबल AC साहब हमारा गया हुआ था, उसके घर नोटिस वगैरह जो भी हो उसके सिलसिले में, तो उस औरत ने अपने आप को आग लगाई थी। उसी सिलसिले में हम हॉस्पिटल गए और मालूमात वगैरह कर दी।
सबसे पहले तो AAC साहब ने लेटर की, उसकी लेटर की बिना पर हमने FIR दर्ज करवा दी उस लेडीज़ के ख़िलाफ़। फिर उस लेडीज़ का जो हस्पताल से हमें मुरासला आया है और जो उसकी कानूनी कार्रवाई थी उसको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए उसके ख़िलाफ़ हमने वो भी दर्ज कर दी है और दोनों की जो रिपोर्ट्स है दोनों पे काम जारी है। ज़रा इस बारे में बताएं कि ये कहा जा रहा है कि जो खातून है उसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी, क्या ये वाकई इस तरह है? यानी उसको जो बाकायदा FIR की कापी है वो नहीं मिली है, तो ये क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहकामात का जिक्र हो रहा है? ये क्या चक्कर है, हमें समझा दें भाई। ये तो हर किसी को मालूम है कि पुलिस के लिए तो हर कोई तकड़ा होता है कि यार ये हमारी ये नहीं करता वो नहीं करता। हालांकि अहकामात वाज़ेह सरीख पड़े हैं कि एक वकूए में जो है FIR कापी एक होगी और बकाया जितनी भी है उसकी रिपोर्ट्स उस FIR का हिस्सा होगी और ये FIR दोनों के बरखिलाफ़ होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात है, उसी की बिना पर हमने FIR लॉन्च किया हुआ है और ये हमारे जो विक्टिम है इस बीबी की भी हमने रिपोर्ट ली है, बिल्कुल इसका हो चुका है अस्पताल में। अस्पताल से हमें रिपोर्ट बमंज़िल इंदराज आई हुई है, उसमें हम लगे हैं उसका जो तरीक़ाकार है लॉ के मुताबिक उसका जो ज़ख्मात है उस पर हम ख़त्मी राय लेंगी। ख़त्मी राय के बाद जो है उसको प्रॉपरली हम इसके हिस्सा बनाएंगे। जी DSP टाउन आसिफ शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, अक्सर ये होता है विक्टिम भी इल्ज़ाम लगाता है और इसके अलावा इस केस में ख़ुसूसन जो खातून जली हुई है वो जिस तरह इब्तदाई तफ्तीश में ये कहा जा रहा है कि उसने ख़ुद को जलाई है, लेकिन दूसरी जानिब खातून कह रही है कि नहीं ये मुझे जलाया गया है। तो इस हवाले से DSP साहब से जानेंगे। DSP साहब आप हमें ये बताएं, पुलिस ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है? बिल्कुल, थैंक यू रसूल दाऊद साहब। मेरी पुलिस बिल्कुल दयानतदारी से और शफाफ तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है और देगी इंशाल्लाह, ये हमारा अवलीन तरजीह है। ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें चूँकि सरकारी एहलकार AAC है, शायद इस वजह से पुलिस कहीं एक तरफ या दूसरी तरफ किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर रहा? कभी नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी होगी, क्लियर सब कुछ आपके सामने होगा और हर वो एस्पेक्ट देखा जाएगा जो आवाम से जो छुपा हुआ है। अगर ये ख़िलाफ़ कोई पुलिस एहलकार हो या कोई हुकूमती एहलकार हो या कोई आम आवाम हो तो इंशाल्लाह तमाम को इंसाफ मिलेगा और पूरी तरह मिलेगा इंशाल्लाह। मैं हूं सलीम बुज़दार और मैं मौजूद हूं डेरा गाजी खान की तहसील कोट चुट्ठा में और यहाँ पर एक अलमनाक वाक़या पेश आया है। कुछ दिन पहले एक 11 साला लड़का जो कि जहनी माजूर और स्पेशल चाइल्ड है, उसके साथ बदफेली और ज़्यादती की गई है। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वो जाए वक़ूआ है जहाँ पर ये बर्बरियत का फ़ेल हुआ। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाक़या कैसे हुआ। आपको बताऊँ कि जो मुतासरा लड़का है, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसका घर इस मकाम से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। जलालपुर मोहल्ला उसका नाम है। वहाँ का रिहायशी बच्चा उसको वरगला के एक और लड़का लेके आता है बड़ी यानी वो एक तशवीशनाक बात ये सामने आई है कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये थाने की बिल्डिंग है और थाना जो कोट चुट्ठा पुलिस थाना है उसके बिल्कुल अकबी साइड पे यहाँ पे खेत हैं। यहाँ खेतों पे उस बच्चे को वरगला के वो लड़का ले आता है। चूँकि वो जहनी माजूर बच्चा है, उसको समझ बूझ नहीं है, तो उसको किसी तरह वरगला के ले आया और यहाँ पे उसको ज़्यादती का निशाना बनाता है। ज़्यादती निशाना बनाने के बाद जब वो बच्चे को उसको खौफ तारी हो जाता है मुलजिम को कि कहीं ये मेरा नाम और मेरी शनाख्त ज़ाहिर ना करे, चूँकि एक ही महल्ले के रहने वाले हैं दोनों, तो उसने एक पत्थरों से उसका सर कुचला और उसकी बॉडी पर तशद्दुद किया और पत्थरों से उसके सर पर चोटें मारी हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुआ। और ज़ख्मी होने के बाद वो यहाँ से वो लड़का फ़रार होकर चला जाता है। यहाँ पर सहूलियात ना होने की वजह से अस्पताल में उसे डेरा गाजी खान के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया है। अब तक बच्चा वहीं पर है और उसकी हालत डॉक्टर्स के बकौल अभी तक हनूज़ स्टिल जो है ना वो तशवीशनाक है। तो यहाँ पर हम इस इलाके में आए हैं, जाए वक़ूआ पे मौजूद हैं। यहाँ पर इस इलाके के लोग भी मौजूद हैं, कुछ शहरी भी हैं। इनसे पूछते हैं कि वक़ूआ के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपको इस वक़ूआ के बारे में इलाके के लोगों से बात करूँ, आपको ये बताऊँ ये पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पे इस तरह के कई वाक़या पहले भी पेश आ चुके हैं।
क्या वजह है? यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इस तरह के वक़ूआ क्यों होते हैं, इसके तदारुक के लिए कानून हरकत में क्यों नहीं आता? जी, जिस तरह दरअसल ये है कि ये हमारा जो इलाका है तहसील कोटचुटा, ये इंतहाई पसमानदा इलाका है। इस किस्म के चाइल्ड जो रैप केस हैं यहाँ बहुत होते रहते हैं। एक तो यहाँ पर जो बलोच की इलाका है, इसी वजह से कुछ रजिस्टर्ड भी होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं भी होते, और कोई कानून के से बच जाते हैं, उनको सज़ाएँ नहीं मिलती और वो कुछ सुलह कर जाते हैं। कोई पुलिस की कमज़ोरी होती है, उसमें तफ्तीश की कमज़ोरी, इस वजह से वो नहीं होता। तो ये बच्चा जो ये मखसूस बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है, जो जहनी माजूर भी है, और इसके साथ जो ये वाक़या पेश आया, तो यहाँ पे करीब आबादी भी लग रही है, पीछे थाना भी करीब है, तो यहाँ पर वो मुलजिम किस तरह दीदा दलेरी से यहाँ लेके आया उसे और इस तरह अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया? देखिए, यहाँ पर जो फसल है ये 5 फुट 4 फुट की तकरीबन फसल है। वो आदमी, क्योंकि वो जो मुलजिम जो है, वो जिसने ये रैप किया है, वो भी 14-15 साल का है, वो भी उसी जहन का था। जब वो इसको उसको यही नहीं पता था कि इस तरह वाक़या मेरे साथ हो, वो तो वैसे वरगला कर ले आया, रैप उन्होंने किया। फिर देखा हालत इंतहाई ख़तरनाक होगी, क्योंकि बच्चा छोटा था, 9-10 साल का था, इसी वजह से उन्होंने पत्थर मारा उसको, वो इस तरह ये वाक़या पेश आया। जी, इस अंधोनाक वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात हम पुलिस हुकाम से पूछने आए हैं। अब इस वक्त मैं जो है ना वो SDPO के ऑफिस कोटचुठा में मौजूद हूँ, यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे तफ्तीशी अफीसर भी हैं और DSP भी हैं। इनसे हम इस केस से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात जानते हैं कि पुलिस ने इससे मुतल्लिक अब तक की क्या कार्रवाई की है, और वो जो लड़का है मुतासरा, उसकी अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, और मुलजिम की का क्या सिनेरियो है, ये पूछते हैं इनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप SHO हैं, आप तफ्तीश भी किया होगा आपने इस पूरे केस से मुताल्लिक कुछ बताइएगा कि कब का किस तरह वाक़या पेश आया है और आपने क्या किया इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे SHO अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहा हूँ। तो हमें ना एक रेस्क्यू से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बच्चा बेहोशी की हालत में एक फसल बरसीन के अंदर में पड़ा हुआ है सर। जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम वहाँ फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। जब देखा तो वहाँ पे एक बच्चा था, तकरीबन 11 साल उसकी उम्र थी सर। वो बेहोशी की हालत में वहाँ पे पड़ा था, जिसके सर के ऊपर चोट लगी थी सर। फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया है अफसरान बालों को। उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फ़ोन किस तरह का वक़ूआ हुआ है। उसको लेके हम सर THQ हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँचे हैं, तो डॉक्टर साहब ने उसको मुआयना किया है, वो बेहोशी की हालत में मौजूद था। अब उसका नाम पता भी हमें उसका मालूम नहीं था। तो पहले तो हमने उसका जो हमारे IT के टूल्स हैं उनके ज़रिए से हमने उसका नाम पता मालूम किया है। तो उसके बच्चे का नाम था हमजा, उसके बाप का नाम था मोहम्मद जवेद। तो डॉक्टर साहब ने उनको जब चेकअप किया तो उसने बताया कि इसके साथ एक तो रेप हुआ है, और उसके बाद जिस बंदे ने इसके साथ रेप किया फिर उसको जान से मार देने की नीयत से उसके सर के ऊपर एक पत्थर से वार किया था। तो फिर हमने इसको ट्रैक करने के लिए ना फिर वापस मौके के ऊपर वहाँ से हमने उसको जिस तरह पहले कार्डन किया हुआ था वहाँ से उसकी तफ्तीश शुरू की। और तफ्तीश करते हुए हमने जो हमारे IT ब्रांच के जो हमारे टूल्स होते हैं हमने उनको इस्तेमाल करते हुए CCTV कैमराज की मदद से तो हम एक मुलजिम तक पहुँचे हैं, जिसको हमने ट्रेस किया। उसका नाम है मोहम्मद नईम वाल मोहम्मद सलीम है। उसको हमने अरेस्ट किया है। जी, SDPO कोटचुठा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं इस केस से मुतालिक। DSP साहब, आप ये बताइए कि ये जो स्पेशल चाइल्ड के साथ इस तरह का बदफेली की गई है, उस पर मुलजिम को आपने अरेस्ट कर लिया कि मुलजिम की तफ्तीश के दौरान उसने एडमिट कर लिया ये अपना जुर्म, या अभी तक वो नहीं मान रहा इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये एक बड़ा एक अंदोनाक किस्म का वाक़या पेश आया था। जैसे ही वाक़या पेश आया पुलिस अपनी हरकत में आई। पुलिस ने इलाके को कार्डन किया, PFS से क्राइम सीन यूनिट को मंगवा के पूरे इलाके को सील किया। सील करने के बाद पुलिस ने जो अपना काम है प्रोफेशनल तरीके से किया, IT की मदद ली और दूसरा ह्यूमन सोर्स के ज़रिए फिर हमने जो मुलजिम को गिरफ़्तार किया है तो उसने सारी की सारी कहानी खोल के हमें बता दी है।